अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। JEST साइंस की प्रिपरेशन क्लासेस हमारी कंटिन्यू हैं। बायोलॉजी के पोर्शन में हम सेल के टॉपिक को कवर कर रहे हैं और उस सिलसिले में हमारी ये सेल के टॉपिक से रिलेटेड जो है वो चौथी वीडियो यानी उसका पार्ट 4 जो है वो आपके सामने मौजूद है। इससे पहले जो है वो हम सेल की कवरिंग को 3 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो बेसिक टू SSC लेवल जो है वो हमने उसको कवर किया है। एंड एक्सपेक्टेड यही है कि आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो SSC लेवल पर ही मोस्टली तौर पर जो है वो किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारे पास जो है वो दूसरा जो सेल का मेन कंपोनेंट होता है वो है न्यूक्लियस। तो देखिए न्यूक्लियस जो है वो मैं आपको बता दूं कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो कंपोनेंट और स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो होता है उसके स्ट्रक्चर में हमें 4 जो है उसके पार्ट्स जो है वो होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल। इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली जो है वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। न्यूक्लियस जो होता है वो यूजुअली तौर पर स्फेरिकल या ओवल शेप होता है और एनिमल सेल में ये सेल के सेंटर में, जबकि प्लांट सेल में ये पेरिफेरल साइड पर जो है वो मौजूद होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो हमें एक कवरिंग, एक मेम्ब्रेन जो है वो मिलेगी जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से तो सबसे पहले न्यूक्लियस के ऊपर आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको जो है वो ये डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी इसके अंदर होल्स और बारीक बारीक सुराख जो है वो मौजूद होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, ठीक है जी। इनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है जी। न्यूक्लियर पोर्स का जो फंक्शन है वो ये है कि कोई भी जो मटेरियल है इनसाइड द न्यूक्लियस वो जो है इंफॉर्मेशन वो जो है वो सेल से बाहर अगर वो मूव करती है, ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो विया न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए जो है वो होगी, ठीक है जी। देन इनसाइड द न्यूक्लियस जो है वो हमें इनसाइड द न्यूक्लियस जो है वो हमें एक जेली लाइक फ्लूइड जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो फिल्ड रहता है, भरा रहता है, प्लाज्मा लाइक फ्लूइड, ठीक है जी। और इस प्लाज्मा लाइक फ्लूइड को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर केमिकल्स और एंजाइम्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन इसके अंदर आपको एक नेटवर्क जो है वो मिलता है जो पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इस तरह से डिस्पर्स हुआ हुआ होता है और पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में वो फैला हुआ होता है। ये एक जो है वो मेश लाइक एक जाल नुमा जो है वो एक जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो होता है और इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल। तो स्ट्रक्चर में आपने देखा कि 4 जो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन आपको नज़र आएगी जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके ऊपर होल्स मौजूद होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। अंदर एक प्लाज्मा लाइक जो है वो फ्लूइड मौजूद होता है जिसे न्यूक्लियर प्लाज्म कहा जाता है और उसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियर मटेरियल। ये न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, ठीक है जी, ये न्यूक्लियर मटेरियल ये इन केस जब जो है वो सेल कोई अपने डिवाइडिंग स्टेज पर होता है, सेल डिवाइड होने लगता है, तो ये जो थ्रेड्स होते हैं ये किसी हद तक विजिबल्स हो जाते हैं। इस तरह से एक दूसरे से अलग जो है वो अलग अलग जो है वो नज़र आते हैं। देन जब ये एक दूसरे से अलग अलग इस तरह से नज़र आएँ तो फिर ये एक क्लियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसकी सूरत में नज़र आएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में विजिबल होंगे
ठीक है जी। और इस स्टेज पर इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है वो क्या है, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। और ये जो है वो कब नज़र आएगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी अगर कोई सेल डिवाइडिंग स्टेज पर नहीं है, रेस्टिंग फेज में है, उस वक्त तक आपको नज़र आएगा न्यूक्लियर मटेरियल, यानी कि ये इस तरह से पूरा एक नेटवर्क। लेकिन जब कोई सेल डिवाइड हो रहा होगा, वो अपने डिवाइडिंग स्टेज पर होगा, उस वक्त आपको क्लियर विजिबल थ्रेड्स जो है वो नज़र आएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम। ठीक है जी। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी क्रोमोसोम को जब हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसी क्रोमोसोम के अंदर हमें मिलेगा डीएनए। इसी क्रोमोसोम के अंदर मिलेगा हमें डीएनए, जिसे हेरिडिटरी मटेरियल भी कहा जाता है, डीएनए हर जानदार का जो एक जो जिनियाती एक मोरूसी जो है वो मादा जो होता है, जो उसको उसके पेरेंट्स से मिलता है, उनको उनके पेरेंट्स से मिलता है, और इसी तरीके से आप में से जो है वो आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो मुंतकिल होता है, तो वो डीएनए होता है। और ये डीएनए हमें कहाँ मिलेगा, ये डीएनए होता है क्रोमोसोम्स में। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, ये क्रोमोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियर मटेरियल से, जो कि न्यूक्लियस का पार्ट होता है। तो डीएनए जो है वो तमाम जानदारों का एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, या इसको हम हेरिडिटी मटेरियल भी जो है वो कहते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल जो है वो होता है, जो इनसाइड द न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। और ये जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर होगा। क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम के दो पार्ट्स होते हैं। एक ये थ्रेड लाइक पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड, और जो इसका ये सेंट्रल पार्ट है डिस्क शेप, इसको कहा जाता है सेंट्रोमेयर। ठीक है जी। तो अब दूसरा आप जहन में रखिए कि हर एक जानदार में, हर एक स्पीशीज़ में, यानी हर एक नस्ल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं। यानी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम बेसिकली तौर पर एक नस्ल की पहचान होती है, एक स्पीशीज़ की पहचान होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन यानी कि नूए इंसान जो एक नस्ल है जानदार की, इसके अंदर अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो हमारे अंदर हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरीके से फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर 26 होते हैं। चिंपैंजी है, चिंपैंजी जो है उसके अंदर 48 होते हैं। और इसमें जो है जो एक्सपर्ट्स होते हैं जेनेटिक्स के, वो जो है वो इस बात को जो है वो समझते हैं, और उनका ये कहना है कि जितना ज़्यादा नियरेस्ट नंबर होता है क्रोमोसोम का, तो उसी तरह से जो है वो स्पीशीज़ एक दूसरे से उतनी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती हैं अपने स्ट्रक्चर और अपने फंक्शन में। तो जितना ज़्यादा क्लोज नंबर होगा क्रोमोसोम का, उतना ज़्यादा जो है वो उन स्पीशीज़ में, उन अनवा के अंदर जो है वो एक जेनेटिक जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बनेगा। यानी कि वो एक कॉमन एंसेस्टरी को, यानी कि उनके आबाओ अजदाद जो होते हैं वो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। मुख्तलिफ जब हम उनका फाइलेटिक लिनेज जो है वो बनाते हैं, डेवलप करते हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो है वो क्रोमोसोम 46 हैं। इसी तरीके से फ्रॉग में 26 हैं, चिंपैंजी में 48 हैं, ड्रोसोफिला या हाउसफिला जो आप देखते हैं उसके अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो बेसिकली तौर पर एक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी स्पीशीज़ की। क्रोमोसोम नंबर बेसिकली तौर पर एक आइडेंटिफिकेशन है। दिस इज़ बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़। ये किसी भी स्पीशीज़ की यानी किसी भी नस्ल की एक पहचान होती है। बाद औक़ात कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते नज़र आते हैं। तो साइंटिस्ट जो है, बायोलॉजिस्ट, ये देखते हैं कि अगर उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम हैं
तब तो वो एक ही यानी कि स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन उसके अंदर अगर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डिफरेंस है तो देट मीन्स वो सेम स्पीशीज़ नहीं है, बल्कि वो एक डिफरेंट स्पीशीज़ से जो है वो उसका ताल्लुक़ जो है वो होता है। इसके साथ साथ न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स जो आपने जहन में रखने हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं। इसका टाइटल है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल का मतलब ये है कि एक सेल में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक न्यूक्लियस के अंदर उसके डीएनए में ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। उसके डीएनए में ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। तो एक सेल को क्या करना है, कौन से फंक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं, कौन से केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर होंगे, ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन डीएनए में स्टोर्ड है। और डीएनए से ही ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यानी साइटोप्लाज्म में होने वाले प्रोसेस को, केमिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। इसीलिए जो है वो न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल, जो भी आप जो है वो कहना चाहें उसको कहते हैं। यानी एक सेल की तमाम तर एक्टिविटीज़, तमाम तर उसमें होने वाले केमिकल प्रोसेस, वो जो है वो उस सेल का न्यूक्लियस जो होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसको चेक कर रहा होता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर उसके डीएनए में मौजूद होती है। अगेन यहाँ पर आपने जो टर्म्स जिनको फोकस करना है ख़ास तौर पर न्यूक्लियस से रिलेटेड, उसमें आपने एक ये न्यूक्लियस का टाइटल याद रखना है कि इसे कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। दूसरा क्रोमोसोम आपको पता होना चाहिए। क्रोमोसोम की डेफिनेशन में यहाँ लिख चुका हूँ कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा की पॉइंट जो आपने जहन में रखना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कब देखे जा सकते हैं, कब विजिबल होंगे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब एक सेल डिवाइड हो रहा होगा। देन आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो डीएनए जो होता है वो किसी भी सेल के क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। क्रोमोसोम्स के दो पार्ट होते हैं, एक क्रोमेटिड जो कि इस तरह से होता है और इसको आर्म भी कहा जाता है। दूसरा उसका सेंट्रल पार्ट, उसको सेंट्रोमर कहा जाता है। और हर एक जानदार में क्रोमोसोम की तादाद मखसूस होती है, स्पेसिफिक होती है। जैसे ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं 46। अब वो ह्यूमन पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हमेशा क्या रहेंगे, 46 रहेंगे। और जितना ज़्यादा क्लोज नंबर ऑफ़ जो है क्रोमोसोम होगा वो स्पीशीज़ उतनी ज़्यादा एक दूसरे से एसोसिएटेड होंगी। ये हमने बिल्कुल आसान और कंसाइज तरीके से न्यूक्लियस को जो है वो समझने की कोशिश की, उसके स्ट्रक्चर को जो है वो पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम साइटोप्लाज्म और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।